बच्चों, કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I am here with a new lecture of chapter number 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी. So आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो. तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर और एडिशन में हम पढ़ेंगे जूल हीट. जैसे कि आपको पता है, आप अगर चार्जिंग में मोबाइल रखते हो तो उसका एडोप्टर है वो कई बार गर्म हो जाता है. तो जो हम करंट पास करते हैं तो टोटली एनर्जी यूज नहीं होती. थोड़ी एनर्जी जो वेस्ट होती है वो हीट के फॉर्म में वेस्ट होती है. तो फिर जूल के जो साइंटिस्ट थे, जूल नाम के, तो उन्हें एक बढ़िया सा तरीका निकाला है. ये जो हीट वेस्ट होती थी उसे भी यूज करके डिवाइस बनाए गए. जैसे कि हम पता है इलेक्ट्रिकल कीटल, फिर प्रेस भी बोल सकते हो, फिर हीटर. ये सब क्या है? जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका ही यूज करके हमें एक अच्छी सी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, देन जूल हीट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर. अब जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई सेल हो तो सेल का काम क्या है? वो चार्ज को प्रोवाइड करता है नहीं, वो चार्ज को मोशन में रखता है. जैसे ही चार्ज मोशन में आएंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा. चार्ज मोशन में आएंगे, ये यहां से जाके पूरी सर्किट कंप्लीट करके वापस यहीं पे आते हैं. तो बेसिकली सेल का काम क्या है? वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, नहीं कि चार्ज प्रोवाइड करता है. जैसे कि यहां से कोई एक चार्ज वो सेल से एनर्जी लेके जाएगा, बीच में जो भी कंपोनेंट मिलेंगे, रेजिस्टर मिलेगा, इंडक्टर मिलेगा, कैपेसिटर मिलेगा, वो सबको वो एनर्जी प्रोवाइड करता हुआ जाएगा. जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो खुद की एनर्जी तो कम हो जाएगी. वैसे ही वो पाथ कंप्लीट करके वापस इधर आएगा, बोलेगा भाई हमारे पास तो एनर्जी है नहीं. फिर सेल वापस उसे एनर्जी देके वापस मोशन में कंटिन्यू करेगा. तो बेसिकली सेल का वर्क क्या है? वो चार्ज प्रोवाइड नहीं करता, वो चार्ज को मोशन में रखता है. अब जैसे कि मोशन में रखता है तो उस पे वर्क डन होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन होगा तभी चार्ज मोशन में आएगा, वरना तो चार्ज मोशन में नहीं आएगा. तो पहले हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय द सेल. कितना वर्क डन होगा बाय द सेल? क्योंकि ऑन द सेल तो हो नहीं रहा, क्योंकि ये सब चार्ज को मोशन में कौन ला रहा है? इटसेल्फ सेल. कंप्लीट. तो पहले हम वर्क डन फाइंड कर ले. तो यहां का पोटेंशियल सपोज V, यहां का पोटेंशियल 0. तो हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज. कंप्लीट. अब यहां पे तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, सो वर्क एक्सटर्नल QV. इट मीन्स कितना वर्क करना पड़ता है? QV जितना. तो जितना वर्क करना पड़ेगा उतनी ही एनर्जी. सो एनर्जी प्रोवाइड बाय सेल is equal to QV. Equation number 1. So power generated by cell is equal to energy per time. So P power, एनर्जी कितनी है? QV अपॉन T. अब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं करंट I इज इक्वल टू
Q अपॉन T, सो यहां पर भी Q अपॉन T, सो पावर इज इक्वल टू PI। अब पावर का यूनिट, पावर इज इक्वल टू VI, यूनिट जूल पर सेकंड और वॉट। तो अगर किसी सेल से कोई 12 वोल्ट का सेल है और उसमें से 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो वो कितना पावर जनरेट करेगा? P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू 12 इंटू 2, तो 24 वोल्ट पावर। अब 24 वोल्ट पावर का मीनिंग क्या होता है? तो 24 जूल एनर्जी सप्लाई करता है पर सेकंड। 24 जूल एनर्जी पर सेकंड। अब नेक्स्ट जूल हीट देखते हैं। अब जैसे कि कोई सेल के साथ रजिस्टर कनेक्ट किया जाए, अब जैसे कि ये एक सेल है, उसके साथ एक रजिस्टर कनेक्ट किया जाए, यहां से करंट तो रजिस्टर कनेक्ट किया जाए तो पावर कितना होता है? पावर P इज इक्वल टू VI। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V is equal to IR, put this value in this equation, so P is equal to IR into I, so P is equal to I square R। अब जैसे कि हम पढ़ चुके थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सपीरियंस होगा तो उसका कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ने से क्या होगा? उसका जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जो कंप्लीट करंट है, कंप्लीट एनर्जी है, वो यहाँ पे वेस्ट हो जाती है, डिसिपिएट हो जाती है। तो किस में डिसिपेट हो जाती है? हीट एनर्जी में। तो यहां से जूल हीट की डेफिनेशन आती है, द हीट एनर्जी इज रिलीज ऑन कंडक्टर इन अ पासिंग दैट इलेक्ट्रिक करंट इज known as Joule heat, and this effect is known as Joule effect. The definition is the heat energy released in a conductor on passing electric current is known as Joule heat, and this effect is called Joule effect। तो यहां से हम जूल लॉ भी लिख सकते हैं, जैसे कि पावर एनर्जी पर टाइम, यहां से I square R। So these resistance are constant, that not ohmic resistance. So P is equal to energy per time directly proportional to I square। तो यहां से जूल्स लॉ हम डिराइव कर सकते हैं, that energy per unit time, that heat energy per unit time released in a conductor while passing an electric current through a conductor at a given temperature is directly proportional to the square of the current. So P proportional to I square। So पावर के हम 3 इक्वेशन लिख सकते हैं। P W is equal to VIT, यहां से W अपॉन टाइम दैट इज पावर, VI P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R, यहां से I की वैल्यू रख दे
I is equal to V upon R, so V square upon R। ये तीनों पावर के इक्वेशन आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। P is equal to VI, P is equal to I square R and P is equal to V square upon R। चलिए अब हम पढ़ते हैं पावर डिसिपेटेड। अब जैसे भी हमें पता है कि अगर करंट के रास्ते में या चार्ज के रास्ते में अगर रेजिस्टेंस आया तो हमेशा पावर को वेस्ट करेगा। रेजिस्टेंस का काम ही यही है कि पावर को वेस्ट करेगा, पावर डिसिपेटेड होता है। तो जैसे ही कोई सेल अगर रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दे तो ऑलवेज वो पावर को डिसिपेट करेगा इनटू द हीट एनर्जी। सो पावर एनर्जी पर टाइम। सो अगर रेट ऑफ चेंज जानना हो एनर्जी का, सो dE बाय dt, सो dE इज इक्वल टू P dt। यहां से अगर इंटीग्रेशन कर दे और वैल्यू रख दे पावर की I स्क्वायर R dt। जब पावर डिसिपेट आपको पूछा जाए तो नॉर्मली आपको यही इक्वेशन का यूज करना है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अल्टरनेट इक्वेशन है P इज इक्वल टू VI एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। बट जब पावर डिसिपेटेड हो तब नॉर्मली आपको P इज इक्वल टू I स्क्वायर R इक्वेशन का ही यूज करना है। अब यहां पे अगर करंट कांस्टेंट हो, इफ करंट कांस्टेंट देन E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। फिर यही इक्वेशन में अगर I की जगह पे रख दे हम V अपॉन R, से हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर RT। सो E इज इक्वल टू V स्क्वायर RT। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। अगर यहाँ पे R की वैल्यू रख दे V अपॉन I, सो I स्क्वायर V अपॉन I इंटू T, सो VIT। ये इक्वेशन नंबर 3। सो अगर करंट कांस्टेंट हो तो आपको एनर्जी फाइंड करनी है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, derive the relation between joule and calorie, as we know that the relation between joule and calorie, but now here we establish the relation of heat energy into calorie। so वो रिलेशन भी जूल साइंटिस्ट ने ही दिया था। उन्होंने रिलेशन दिया था W इज इक्वल टू J। W is in joule, H is in calorie and J, that is joule constant। And 1 joule, as we know that 1 joule is equal to 4.2 calorie inverse। So from that equation W is equal to JH। So H is equal to W upon J, W is equal to I square RT upon joule का यूनिट जूल, इसका जूल पर कैलोरी। सो जूल जूल कट कैलोरी। तो ये इक्वेशन का यूज करके भी हम हीट एनर्जी कैलोरी में डिराइव कर सकते हैं। चलिए अब सम की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहां से 3 एम्पियर करंट 2 ओम रेजिस्टेंस में जा रहा है फॉर 3 सेकंड, देन फाइंड द एनर्जी। फाइंड एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी का इक्वेशन P इज इक्वल टू एनर्जी पर टाइम। सो एनर्जी पावर इंटू टाइम। अब यहां पे पावर नहीं है, सो VIT। अब यहां पे पोटेंशियल भी नहीं दिया गया है, सो V की जगह पे वैल्यू रख दे I स्क्वेयर RT।
अब देखिए करंट दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है, टाइम भी दिया गया है। सो करंट 3 स्क्वायर, रेजिस्टेंस 2, टाइम 3, यहाँ पे 9, 2 3 जा 6, सो 54 जूल। अब आपको पूछा जाए करंट पास हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ और इन द फंक्शन ऑफ टाइम। रेजिस्टेंस दिया गया है 2 ohms और कितने समय में पास हो रहा है 2 सेकंड में। तब आप एनर्जी फाइंड करिए, फाइंड एनर्जी। अब जैसे ही हमें पता है एनर्जी का इक्वेशन E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT dt। अब I की वैल्यू रख दे 2T स्क्वायर R dt इंटीग्रेशन 4T स्क्वायर R dt। यहां से इंटीग्रेशन कर ले 4 और R कांस्टेंट हो जाएगा T स्क्वायर dt। 4R T स्क्वायर का इंटीग्रेशन T क्यूब बाई 3 कितने सेकंड के लिए हो रहा है 2 सेकंड के लिए। सो 4R रेजिस्टेंस की वैल्यू भी रिपोर्ट कर दे 2 T क्यूब 2 क्यूब अपॉन 3। सो 4 2 जा 8, 2 क्यूब 8 डिवाइडेड बाय 3, 64 डिवाइडेड बाय 3 जूल। चलिए अब आपको एक ऐसा सम पूछा जाए, इस सम से पता चल जाएगा कि हम कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, रजिस्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं, सेल को भी कनेक्ट कर सकते हैं और पावर को भी सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको जेडब्ल्यू और नीट में पूछा जाए दैट 2 bulb are connected in a series, 2 bulb are connected in a parallel, तो किस तरह से पावर फाइंड किया जा सकता है वो आप यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो द क्वेश्चन इज व्हेन 2 resistors are connected in with voltage V individually, the power obtained are P1 and P2. So first they are connected in series and second they are connected in parallel. So product of 1 and 2 आपको फाइंड करना है। तो चलिए पहले इक्वेशन कर ले। P1 इज इक्वल टू जो जनरल फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। P1 V स्क्वायर अपॉन R1 एंड P2 V स्क्वायर अपॉन R2। अब जब सीरीज में कनेक्टेड है तो हमें पता है सीरीज में रेजिस्टेंस किस तरह कनेक्ट होता है R1 प्लस R2। तो पहले पावर को सीरीज में कनेक्ट कर दे PS यहां से V स्क्वायर अपॉन RS। सो V स्क्वायर RS की वैल्यू रख दे R1 प्लस R2 PS V स्क्वायर एज इट इज। R1 की वैल्यू यहां से रख दे, R1 की वैल्यू रखेंगे तो V स्क्वायर अपॉन P1 यहां से R2 की वैल्यू V स्क्वायर अपॉन P2। तो ये हो जाएगा यहां से V स्क्वायर कट हो जाएगा। सो 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। अब यहां से एलसीएम ले ले PS P1 P2 एलसीएम आएगा वो डिनोमिनेटर में P1 P2 और P1 प्लस P2। सो अगर दो बल्ब आपको सीरीज में कनेक्ट दिए गए हो और आपको पावर फाइंड करने के लिए बोले इक्विवेलेंट पावर, तो सीरीज में आपको याद रखना है मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 1 अपॉन PS 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब बात करेंगे पैरेलल की। सो पैरेलल में क्या होता है रेजिस्टेंस का RS R1 R2, पैरेलल में RP R1 R2 R1 plus R2। Now put this value in power equation. So power in parallel V square upon RP वैल्यू रख दे। V square RP की वैल्यू है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर में
v स्क्वायर अपॉन r1 r2, r1 प्लस r2। अब यहां से वैल्यू पुट कर दे, r1 r2, तो v स्क्वायर अपॉन p1, v स्क्वायर अपॉन p2। यहां से r1 r2 की वैल्यू रख दे, r1 की वैल्यू है v स्क्वायर अपॉन p1 प्लस v स्क्वायर अपॉन p2। v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, सो पावर इन पैरेलल v स्क्वायर, ये v स्क्वायर v रेस टू 4, यहाँ पे v रेस टू 4, 1 अपॉन p1, 1 अपॉन p2, यहाँ एलसीएम p1 प्लस p2, p1 p2, यहाँ से 4 कट हो जाएगा, ये पावर कट हो जाएंगे, सो p1 प्लस p2। तो जब दो बल्ब आपको पैरेलल में कनेक्ट दिए गए हो और पावर आपको फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, एडिशन, ठीक है। और जब सीरीज में कनेक्ट दिए गए हो तो आपको करना है ऊपर मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, पैरेलल में एडिशन करना है। तो हमें पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 2, तो यहां पे कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 2, ये हो गया 1, सीरीज पैरेलल, तो सीरीज का इक्वेशन था P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, मल्टीप्लिकेशन ये है P1 P2, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या आएगा, P1 P2, तो आपका आंसर होगा P1 P2। समझ में आ गया। तो अब आपको जो याद रखना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। कनेक्शन, यहाँ पे सीरीज, यहाँ पे पैरेलल। अगर रेजिस्टेंस की बात तो आपको याद रखना है R1 प्लस R2। अगर पावर की बात हो P1 P2, P1 प्लस P2 या P 1 अपॉन PS, 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। उसी तरह कैपेसिटर भी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब पैरेलल की बात करें तो रेजिस्टेंस R1 R2, R1 प्लस R2, यहां हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R पैरेलल, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2। पावर की बात करें सो P1 प्लस P2, और कैपेसिटर की बात करें तो वो भी C1 प्लस C2। तो इस तरह से आपको तीनों याद रखने हैं। और एक चौथा भी आएगा इंडक्टर, वो चैप्टर नंबर 6 में होगा, लेकिन इंडक्टर और रजिस्टर दोनों सेम ही है। अब पावर सीरीज एंड पैरेलल रिलेटेड एक क्वेश्चन कर ले। द क्वेश्चन इज two bulbs of 220 volt and 100 volt are first connected in series, then connected in parallel with 220 volt power supply. So find power in both case. चलिए, तो हमें 100 वोल्ट के दो बल्ब दिए गए हैं। तो अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो सीरीज में हम पढ़ चुके हैं P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। सो 100 इंटू 100 100 प्लस 100, यहां से 10,000, ये 200। सो PS 100 डिवाइड बाई 2, सो 50 वोल्ट।
अब पैरेलल में था P1 प्लस P2, सो 100 प्लस 100 200 वोल्ट। सो अगर क्वेश्चन में आपको पहले पैरेलल दिया जाए बाद में सीरीज, तो क्वेश्चन आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट सम, इसका जो रिजल्ट है वो आपको जी नेट में काम आ सकता है। The question is, a battery having an EMF E and internal resistance small r is connected with capital R resistance. So when power in external resistance R will be maximum. आपको मैक्सिमम भी पूछा जा सकता है, मिनिमम भी पूछा जा सकता है। तो इसके रिलेटेड सर्किट इस तरह होगी, ये सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। चलिए, तो हमें कंडीशन फाइंड करनी है कब पावर मैक्सिमम होगा। तो हम पढ़ चुके हैं C इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब यहाँ पे I की वैल्यू रख दें E। अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, यहाँ पे स्क्वायर, सो इक्वेशन को अरेंज करते E स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर। तो जब भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना होता है तब हमें इसका डेरिवेशन करना पड़ता है, और डेरिवेशन की वैल्यू फॉर मिनिमम और मैक्सिमम इज ऑलवेज 0, ये आपको याद रखनी है। तो विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर हम डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि हमें पूछा गया है व्हेन पावर इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो चलिए डीपी बाय डी आर, तो पहले हम थोड़ा अरेंज कर दें इसे, स्क्वायर आर इंटू आर प्लस आर माइनस 2। तो प्रोडक्ट रूल तो हम पढ़ चुके हैं। सो डीपी बाय डी आर, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेशन, पावर कम्स फॉरवर्ड, 1 डिक्रीज इन पावर, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, डेरिवेशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू आर इज 1, सो ई स्क्वायर। सो अरेंज करते हैं, माइनस 2 स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर रेज टू 3 प्लस ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर रेज टू स्क्वायर। सो फॉर मैक्सिमम पावर डीपी बाय डी आर शुड बी 0। तो ये टर्म उस तरफ, सो 2e आर स्क्वायर 2e स्क्वायर आर upon r plus r raised to cube is equal to e square r upon r plus r raised to square। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कट, यहाँ से 2 कट, सो 2r upon r plus r is equal to 1, so 2r is equal to r plus r, so r is equal to r। When external resistance and internal resistance will become equal, then power in external resistance will be maximum। तो आपको याद रखना है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब कोई बल्ब है, उसका 100 वोल्ट या 220 वोल्ट, उसे हम कनेक्ट कर दे 110 वोल्ट के साथ, तो क्या चीज है जो बदल जाएगी? यहां से वोल्टेज चेंज हो गया तो पावर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, पावर डिसिपेट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन एक चीज है जो कांस्टेंट रहेगी, वो है इसका रेजिस्टेंस। तो पहले हम रेजिस्टेंस निकाल दे इसका जो फिक्स्ड है, P इज इक्वल टू स्क्वायर अपॉन आर, R is equal to V square upon P। So V square है 220 into 220, पावर है 100, so रेजिस्टेंस हो जाएगा 484 ओम। तो यहाँ का रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 484। अब हमें इसका पावर निकालना है, सो P is equal to V square upon R, V square है 110 into 110, R की वैल्यू 484। तो इसे हम अगर कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4,
सो 25 वोल्ट। तो इसका वोल्ट कितना हो जाएगा 25 वोल्ट। तो पता चल जाएगा 100 वोल्ट की जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा होती है, 25 वोल्ट की जो ब्राइटनेस है वो कम होती है। सो पता चल जाता है ब्राइटनेस किस पे डिपेंडेंट है, पावर पे। जितना पावर ज्यादा उतनी ब्राइटनेस ज्यादा, जितना पावर कम उतनी ब्राइटनेस कम। पूछा जाए 3 बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है विथ 220 वोल्ट। यहाँ का है 100 वोल्ट, ये 50 वोल्ट, ये 25 वोल्ट। तो हमें पता करना है किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। फाइंड द ब्राइटनेस। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1 and fourth option 2, 3, 1। अब जैसे कि यहाँ से करंट पास होगा तो तीनों बल्ब का पावर अलग है तो रेजिस्टेंस भी अलग होगा, और ये सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट सेम होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा। क्योंकि पूरा वोल्टेज अगर ये 220 वोल्ट ले गया तो इन दोनों बल्ब को क्या मिलेगा। तो पहले अगर करंट सेम है तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो करंट सेम है तो P प्रोपोर्शनल टू R। सो P इंक्रीज होगा तो R भी इंक्रीज होगा। तो पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड कर ले। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, सो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। सो R1 220 स्क्वायर अपॉन 100, R2 220 स्क्वायर अपॉन 50, R3 220 अपॉन 25। अब ऐसे क्वेश्चन अगर नीट जी में पूछे जाए तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि ये सब के आंसर फ्रिक्शन में आएंगे और आपका आंसर और आपका जो टाइम है वो ज्यादा कंज्यूम होगा। तो आपको 2-3 मिनट में ही सम हो जाए इस तरह करना है। तो यहां से पता चल जाता है कि 220 सब में कॉमन है, तो जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सो R3 उससे कम R2 उससे कम R1। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P3, P2, P1। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 to 1। तो इस तरह से आप इजीली ब्राइटनेस फाइंड कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में अगर आप तीनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर दे, यहां पर आपको इस तरह से यहाँ पे 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, 25 वोल्ट, सब में है 220। अब जैसे ही हमें पता है कि पैरेलल में करंट कांस्टेंट नहीं रहता, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर भी 220 वोल्ट, यहाँ पर भी 220, यहाँ पर भी 220 वोल्ट। तो अभी जैसे ही हमें पता है P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर आर, तो V तो सब में कांस्टेंट है, सो P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। R जैसे ही इंक्रीज होगा P डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन में हमें पता था R3 ज्यादा है उससे कम R2 उससे कम R1। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा P1, P2, P3। तो आपका ऑप्शन आ सकता है ये कंप्लीट। तो इस तरह के सम आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो आज का लेक्चर बस इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।